नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती की कक्षा चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। तो कल हमने कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों को पढ़ लिया था, जैसा कि बप्पा रावल, मंजू परमार, रानी पद्मिनी, वीर दुर्गादास राठौड़, हाड़ी रानी, अजीत सिंह और जय सिंह प्रथम मिर्जा राजा। अब आज हम यहाँ से पढ़ेंगे जय सिंह द्वितीय सवाई। तो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आज आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी। कल अगला टॉपिक कल शाम को आएगा, आप तैयार रहें कल क्लास के लिए। चलो शुरू करते हैं। और ये क्लास कहीं ना कहीं इससे अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में क्वेश्चन बढ़ेंगे। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। जयपुर नरेश जय सिंह द्वितीय 1699 ईस्वी में आमेर का शासक हुआ। उसने जयपुर नगर बसाया। यह संस्कृत, हिंदी, डिंगल, ज्योतिष एवं खगोल विद्या का प्रकांड पंडित था। इसने जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, जंतर मंतर, वेधशालाओं की जो आज भी नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति और सही समय दर्शाती है। इसने नक्षत्र गणनाओं के लिए स्वयं भी यंत्रों का आविष्कार किया। इसके लिखे हुए ग्रंथों में जयप्रकाश यंत्रराज ज्योतिष में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसने एक पुस्तक जीज मोहम्मद के नाम से भी लिखी। जय सिंह महाराजा। अलवर नरेश जय सिंह आधुनिक भारत के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण राजा हुआ है। वह नरेश शासन का विरोधी था। महाराजा ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राज्य भाषा बनाया, जिससे मुस्लिम अधिकारी नाराज रहते थे। महाराजा भारत के उन गिने चुने राजाओं में था जो नरेंद्र मंडल को बैठक में रुचिपूर्ण भाग लेते थे। वह प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। कौन? जय सिंह महाराजा। इसके समय में मेवाड़ ने राज्य में विद्रोह कर लिया, जिसे कुचलने के लिए महाराजा ने सख्त कदम उठाए तथा इस दौरान हुई गोलीबारी में कुछ उत्पाती मेव मर गई। इस पर अंग्रेजी सरकार ने बिना कोई जांच कराए महाराज को राज्य से निष्कासित कर दिया। महाराज खद्दर पहनकर लंदन चले गए, जहां रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अंग्रेजों ने उनकी हत्या करवा दी। अगला ऐतिहासिक व्यक्ति है अपना पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के शासक सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को परास्त किया। देखो, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। 1192 ईस्वी में गोरी से परास्त होकर मारा गया। इस राजा को राजस्थान में साहित्य में राय पिथौरा भी कहा जाता है। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। इस राजा को भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। इनके दरबारी कवि बाल सखा कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज आशु की रचना की। मोस्ट लगा लेना। यह पिंगल भाषा का काव्य है, जिस पर 69 अध्याय हैं। यह वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। अगला ऐतिहासिक व्यक्ति अपने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ। मोस्ट लगा लें दोस्तों, कब हुआ? 9 मई 1540। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह तथा माता का नाम जीवंत कंवर था। क्या था? उदय सिंह और माता का नाम जीवंत कंवर। उदय सिंह अपने अन्य पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाना चाहते थे, किंतु मेवाड़ के सरदारों में जगमाल को स्वीकार नहीं किया तथा प्रताप सिंह को राजा बना दिया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए
जयपुर में राजकुमार मानसिंह को प्रताप के पास भेजा, किंतु प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर अकबर ने अपने समस्त सेनापतियों को मेवाड़ के विरुद्ध झोंक दिया। 18 जून 1576 को बनास नदी के कांठे पर इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, इसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और कौन सी नदी? बनास नदी के समीप, 18 जून 1576। कोई किताब में ये डेट अलग भी दे रखी है, लेकिन आप 18 जून 1576 को ही सही माने। इस युद्ध में प्रताप ने मुगलों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने मानसिंह पर अपने भाले से भयानक प्रहार किया। मानसिंह ने हाथी के हौदे में छिपकर अपनी जान बचाई। प्रताप मानसिंह को मरा हुआ जाकर पीछे मुड़े, किंतु तब तक वे चारों तरफ से घिर गए। उन्हें युद्ध का मोर्चा छोड़कर निकलना पड़ा। उनका स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो गया तथा एक पहाड़ी नाला पार करने के बाद वहीं बेदम होकर गिर गया। इसके बाद मेवाड़ का बहुत सा हिस्सा अकबर के अधीन हो गया, किंतु प्रताप पहाड़ियों में चले गए तथा उन्होंने जीवन भर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखो, महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी नहीं स्वीकार करी कि मैं मुगलों के अधीन होकर कभी भी काम नहीं करूँगा। अकबर ने उन्हें घेरने का बड़ा प्रयास किया, किंतु प्रताप लगातार अकबर को परास्त करते रहे। देखो, महाराणा प्रताप कितने साथी थे, जो इतने बड़े राजा अकबर जिसके पास विशाल सेना थी उसको बार बार परास्त करते रहे। जनवरी 1597 में इस वीर राजा का निधन हुआ। प्रताप आज भी देश की आन बान शान के प्रतीक समझे जाते हैं। अगला ऐतिहासिक व्यक्ति है अपना मानसिंह महाराजा। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी पढ़ेंगे क्योंकि अपन को ये ख़त्म करना है टॉपिक, क्योंकि अपना पेपर बहुत नज़दीक है। जयपुर का महाराजा मानसिंह अकबर के प्रमुख सेनापतियों और विश्वस्त मित्रों में से था। इसकी बुआ का विवाह अकबर के साथ हुआ था तथा बहन का विवाह सलीम के साथ हुआ था। मानसिंह ने अकबर के राज्य विस्तार में बड़ा योगदान दिया रहा। जय श्री राम। जो ये मानसिंह था, ये अकबर का प्रमुख सेनापति था। एक तो आप ये याद रखना। हल्दी घाटी के महान युद्ध में भी अकबर की सेनाएं मानसिंह के नेतृत्व में लड़ी। युद्ध में महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर अपना भाला फेंक कर मारा था, जिसके कारण मानसिंह झुककर हौदे में गिर पड़ा। प्रताप ने मानसिंह को मरा हुआ जानकर छोड़ दिया। मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ, जिससे नाराज होकर अकबर ने मानसिंह को ड्योढ़ी बंद कर दी। सलीम ने जहांगीर के नाम से बादशाह बन जाने के बाद मानसिंह को अपमानित किया और आगरा छोड़कर बंगाल जाने के आदेश दिए। देखो, एक शब्द आए अकबर ने मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी क्या होता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ड्योढ़ी क्या होता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ड्योढ़ी क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको भी कितना ज्ञान है, कितनी आप पहले रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं किताबें, आप भी थोड़ा बहुत बताओ मेरे को। कमेंट बॉक्स हमेशा खाली दिखता है कुछ। बस, मानसिंह बंगाल चला गया, वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला देखो दोस्तों, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के विषय में अपन पढ़ रहे हैं, कोई फालतू मैटर नहीं पढ़ रहे। जसवंत सिंह महाराजा। जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह प्रथम शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। किसके थे? शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन। वे एक प्रबल प्रतापी हिंदू राजा थे। भारतवर्ष के इतिहास में जिन महानतम राजाओं का उल्लेख किया जाता है उनमें से वे एक थे। वे मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बने। देखो, कितने वर्ष की आयु में राजा बने? जसवंत सिंह सिर्फ 11 वर्ष की आयु में।
वे हिंदू धर्म के रक्षक, नीतिज्ञ, बहुभाषाविद और विद्वान लेखक थे। गद्य और पद्य लेखक पर उन्हें बराबर अधिकार था। उन्होंने भाषाभूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, नायिका भेद आदि ग्रंथों की रचना की। चंद्र प्रबोध आपकी अनुवाद रचनाएं और फूली जसवंत समाप्ति आपकी अपरकट करती है। जब शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो जसवंत सिंह ने हिंदू धर्म से सहानुभूति रखने वाले दारा का पक्ष लिया, किंतु धर्मत्य के युद्ध में कुछ मुसलमान सैनिकों द्वारा ऐन वक्त पर दारा को धोखा देकर अंग्रेजों के पक्ष में जा मिलने जसवंत सिंह युद्ध का मोर्चा छोड़कर जोधपुर आ गए। जसवंत सिंह की रानी ने महाराजा के युद्ध क्षेत्र त्याग कर आने से उन्हें कायर बताकर अपने महल के दरवाजे बंद कर दिए। जसवंत सिंह की रानी ने उनको कायर बताया। बाद में जब औरंगजेब बादशाह बन गया तो विवश होकर जसवंत सिंह को औरंगजेब की चाकरी बजानी पड़ी। औरंगजेब जसवंत सिंह के भय से थरथर कांपता था और मन ही मन उनसे रुष्ट रहता था। मुगल साम्राज्य की उसकी प्रसिद्धि खतरनाक हिंदू सागर के रूप में थी। औरंगजेब महाराजा को मरवाना चाहता था, इसलिए उसने महाराजा की नियुक्ति काबुल के भयानक मोर्चे पर की तथा पीछे छलपूर्वक महाराजा के बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? पृथ्वी सिंह की। जिससे महाराजा का मन संसार से उचाट हो गया और वे काबुल में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये कथन भी पेपर में पूछा जा जगह है कि कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये कथन किसने कहा? औरंगजेब ने। उसी समय औरंगजेब की बेगम ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि आज शोक का दिन है, क्योंकि आज मुगल सल्तनत का मजबूत खंभा गिर गया। इन दोनों की उद्गारों में महाराज जसवंत सिंह के विराट व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। आधुनिक काल राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति अब पढ़ेंगे हम जुगल किशोर जेठलिया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1937 को नागौर जिले के छोटी खाटू ग्राम में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1937 को नागौर छोटी खाटू ग्राम में। ये याद रखना है, मोस्ट लगा लेना। इन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। राजस्थान परिषद, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी, अखिल भारतीय भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के संचालक में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके प्रयासों में कोलकाता में मेरठ पर्सन पार्क का नाम बदलकर महाराणा प्रताप उद्यान तथा कोलकाता के व्यवसायिक क्षेत्र की प्रमुख सड़क इंडिया एक्सचेंज प्लेस का नाम बदलकर महाराणा प्रताप सरणी किया गया। इसके प्रयास से कोलकाता की सबसे महत्वपूर्ण सड़क सेंट्रल एवेन्यू पर महाराजा प्रताप की चेतक पर सवार 14 फुट की कांस्य मूर्ति स्थापित की गई। जेठलिया ने कन्हैयालाल सेठे की संपूर्ण साहित्य एवं उनकी कई पुस्तकों के अंग्रेजी साहित्य विभिन्न भाषाओं में हुए अनुवाद को कन्हैया सेठिया समग्र के रूप में 4 ग्रंथों में संजोया। इन्होंने कोलकाता के श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को पुनर्जीवित किया। इस संस्थान से प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की स्मृति में सेवा सम्मान एवं डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति में प्रज्ञा सम्मान दिए गए, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। वर्ष 2003 से 2006 के बीच में ये नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के ट्रस्ट एवं कार्यकारी समिति के सदस्य थे।
इनके प्रयास से नेशनल बुक ट्रस्ट ने 2006 से राजस्थानी भाषा के साहित्य का प्रकाशन आरंभ किया। इन्होंने 1958 में श्री छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय की स्थापना 1958 में हुई। किसने की? तो जुगल किशोर जेठलिया ने। किसने? जुगल किशोर जेठलिया। याद रखना, छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय कभी पेपर में आ जाए तो आप क्या लगाओगे? जुगल किशोर जेठलिया। कब की? 1958 में। इनके प्रधान संपादक कतु में श्री बड़ा बाजार कुंभ सभा पुस्तकालय के विशिष्ट विषयों पर स्मारिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके सह संपादन में कालियाजी सोहनलाल दुगड़ स्मृति ग्रंथ 1979 में, तुलसीदास चिंतन अनुचिंतन 1980 में, बड़ा बाजार के कार्यकर्ता स्मरण एवं अभिनंदन 1982 एवं पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सेठिया 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वर्ष 2006 में आपके संपादन में विष्णुकांत शास्त्री चुनी हुई रचनाएं 2 खंडों में प्रकाशित हुई। आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अगला है अपना हनुमान प्रसाद पोद्दार। आधुनिक भारत के महान निर्माता का श्रेय प्राप्त करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म 17 सितंबर 1882 को वेश्यों में अग्रगण्य अग्रवाल जाति के वंशज गोत्र में हुआ। कब हुआ? 17 सितंबर 1892 में। वे देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। कौन था जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया? हनुमान प्रसाद पोद्दार। उनके पिता भीमराज रतन के रहने वाले थे तथा कलकत्ता में जाकर व्यापार करते थे। हनुमान प्रसाद जी का पहला लेख 1911 ईस्वी में मर्यादा मासिक मातृभूमि की पूजा शीर्षक में प्रकाशित हुआ। उनके 1114 पदों का पहला संग्रह पत्र पुष्प शीर्षक में 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके द्वारा रचित 15,000 पृष्ठों का साहित्य 86 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण का संपादन किया। उनके जीवन काल में कल्याण के 44 विशेषांक निकाले, जो हिंदू धर्म का विश्वकोश कहलाते हैं। उन्होंने सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों एवं रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के संपूर्ण वाल्मीकि टीका लिखी एवं उनका संपादन करके प्रकाशित करवाया। उनके द्वारा संपादित तुलसीकृत रामचरितमानस सबसे पहले कल्याण में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। आज यह पुस्तक प्रत्येक हिंदू के घर में पाई जाती है। भारत तथा चीन आक्रमण के समय उन्होंने चीन दमन की साधना और सिद्धि नामक कविता लिखी। स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। पोद्दार जी के निधन के बाद उनकी संपूर्ण पद रचनाओं का संग्रह रत्नाकर के नाम से प्रकाशित हुआ। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, रत्नाकर के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें 1557 पद हैं। कितने? 1557। हनुमान प्रसाद पोद्दार का। अगला है जिन विजय मुनि। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, इससे काफ़ी प्रश्न बनते पेपर में। इनका जन्म मेवाड़ रियासत में रूपाहेली गांव में 1888 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम निर्मल परमार था। वे 15 वर्षीय आयु में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। उन्हें 3 वर्ष एक सूत्र और आगमन पढ़ाए गए। उसके बाद उन्होंने संस्कृत की व्याकरण और छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन धर्म त्याग दिया और भाग खड़े हुए। अंत में पाली में वे फिर से सुंदर विजय संपर्क में आए और पुनः जैन धर्म में दीक्षित हुए। इस बार उनका नाम जिन विजय रखा गया। उन्होंने बड़ोदरा में रहकर कुछ
उन्हें बड़ोदरा में रहकर कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ का संपादन किया। लोकमान्य तिलक के संपर्क में उन पर देशभक्ति का रंग चढ़ा तथा उन्होंने जैन साहित्य जय संशोधक श्री राम। समिति की स्थापना की, एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया और अन्य ग्रंथ माला भी प्रकाशित करवाई। गांधी जी के आदेश से गुजरात पुरातत्व मंदिर के निदेशक बने। जर्मन में जाकर वहाँ उन्होंने इंडो जर्मन केंद्र की स्थापना की। वापस आकर दांडी कूच में भाग लिया। 6 माह जेल में भी रहे। इसके बाद वे बम्बई में भारतीय विद्या भवन के संचालक बने। 1942 ईस्वी में उन्हें जैसलमेर आकर 200 ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवाई। 1950 ईस्वी में उनके निदेशक में राजा पुरातत्व मंदिर की स्थापना की गई। उनके द्वारा लिखित लेखों और ग्रंथों की संख्या सैकड़ों में है। राजस्थान सरकार ने उन्हें पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया। 1776 में उनका निधन हुआ। अगला है अपना जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में हुआ। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, कब हुआ? 1889 में। जमनालाल बजाज का जन्म 1889 ईस्वी में सीकर जिले के कसोरीवास में हुआ। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही कमाना आरंभ कर दिया। देखो कितने छोटे थे जब ये कमाना इन्होंने चालू कर दिया, केवल 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु क्या होती है दोस्तों आज की तारीख में बच्चे की? हाँ, 5 वर्ष की आयु में तो बच्चा कुछ समझता ही नहीं है, जिसमें तो इन्होंने कमाना चालू कर दिया, बहुत बड़ी बात है ये। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वर्धा में हुई। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। जमनालाल बजाज की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? बाजार कहाँ पे हुई? वर्धा में। अत्यल्प शिक्षित होने पर भी वे शीघ्र ही देश के अग्रणी उद्योगपतियों में गिने जाने लगे। देखो अत्यल्प शिक्षित यानी बहुत कम शिक्षित होने के बाद भी वो देश के अग्रणी उद्योगपति में गिने जाने लगी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में अपना बिजनेस इतना फैला लिया कि जब तक वो 18 साल तक पहुंचे तो उन्होंने अपना बिजनेस काफ़ी फैला लिया। जय श्री राम। 18 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार ने उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। देखो मजिस्ट्रेट कितनी बड़ी उपाधि होती है। 1915 ईस्वी में गांधी जी से मिलने के बाद बजाज ने देश के स्वतंत्रता संग्राम से दोस्तों तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए क्लास जारी है क्योंकि पेपर अपना नज़दीक है। 1915 ईस्वी में गांधी जी से मिलने के बाद बजाज ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया तथा अपना पूरा समय तथा संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को समर्पित कर दी। गांधी जी ने उन्हें अपना 5वां पुत्र कहा। देखो 5वां पुत्र तो जमनालाल बजाज को सब जानते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। 1917 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बजाज को राय बहादुर की उपाधि मोस्ट लगा लेना दोस्तों। अंग्रेज सरकार ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि कब दी? 1917 में। 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में वे अध्यक्ष चुने। 1924 ईस्वी में वे अपना सारा काम त्याग कर गांधी जी की निजी सेवा में लग गए। 1937 ईस्वी में वे मद्रास हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने। 1938 में वे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने। मोस्ट लगा लेना ये तो दोस्तों प्रजामंडल में आता ही है। 1938 में किसे जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया? तो वो है जमनालाल बजाज।
अध्यक्ष याद रखना 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। 1942 ईस्वी में उन्हें गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। उसी वर्ष उनका निधन हुआ। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। वे गांधी पुस्तक भंडार तथा संस्था साहित्य मंडल अजमेर के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस तथा लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं द्वारा गांधी जी की नीतियों को पसंद न किए जाने के उपरांत भी यदि गांधी जी भारतीय राजनीति में आमरण शीर्ष पर बने रहे तो उसका श्रेय देश के दो बड़े उद्योगपति जमनालाल बजाज तथा घनश्याम बिरला को जाता है। किसको? एक तो जाता है जमनालाल बजाज और एक घनश्याम बिरला, जिसको अपन अब अगला पढ़ेंगे। दोस्तों, ये गिलास राजस्थान हाई कोर्ट के लिए काफ़ी रामबाण साबित है। जिन्होंने पढ़ लिया उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका कुछ ना कुछ पढ़ के पेपर में कुछ ना कुछ तो वो करके आ सकते हैं। इन दोनों उद्योगपतियों के सहयोग से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के पूरे भारत की वैश्य जाति से करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। अगला है अपना घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला को उद्योगपति एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही अधिक ख्याति प्राप्त है, किंतु वे आधुनिक भारत के महान निर्माताओं में से एक है। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लगभग 20 करोड़ कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं को दिए। उनका जन्म पिलानी के विक्रम संवत 1991 में हुआ। बिरला उत्तम कोटि के लेखक भी थे। उनकी पुस्तकों में गांधी जी के साथ 15 दिन, गांधी जी की छत्र छाया में, मार्सलेज में, जिनेवा, हम पराधीन क्यों, राड की जड़ हंसी, रुपयों की कहानी, बिखरे विचारों की भरोटी, कृष्ण वंदे जगत गुरु तथा विद्यार्थी जीवन प्रमुख हैं। उन्होंने पिलानी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना की। बिरला जी हरिजन सेवक संघ के संस्थापकों में से थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचार पत्र हरिजन के संपादक थे। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। हरिजन के संपादक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। जो मैं मोस्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको तो मोस्ट लगा के आप अलग से भी नोट कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर में आ चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। किससे? पद्म विभूषण से। इसको एक मोस्ट लगा लेना। पद्म विभूषण से भारत सरकार ने उन्हें अलंकृत किया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानक उपाधि दी। कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने, उसे विपुल धन, विचार एवं नैतिक शक्ति उपलब्ध करवाने और कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्रथम परिचय देने में बिरला जी का अतुल्य योगदान था। वे देश की मिलों में तैयार हुए सूती कपड़े को खादी ही मानते थे, किंतु गांधी जी द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं करने से उनका कई बार गांधी जी से विवाद भी हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन जिन दिनों अपना शोध कार्य करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब बिरला जी ने 20,000 सीवी रमन को प्रयोगशाला की स्थापना के लिए दिए। आगे चलकर सीवी रमन को विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया। कर्नल जेम्स टोड और कोमल कोठारी और ये अभ्यास प्रश्न हम कल करेंगे दोस्तों। आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इसी तरह वीडियो में क्लास में अपना प्यार बनाए रखें, और आशा करता हूँ मिलते हैं कल। धन्यवाद।